गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक बार और उपस्थित हूँ असाइनमेंट के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए। और आज का विषय होगा राजनीति शास्त्र कक्षा 12वीं असाइनमेंट प्रथम। पूर्व में भी मेरे द्वारा यह जानकारी आप लोगों को प्रदान की गई थी कि पेन पेज लिखने के तरीके को किस प्रकार से किया जाए, लेकिन मैं इसे फिर एक बार दोहराना चाहूँगा क्योंकि इसी के आधार पे आप लोगों के नंबर निर्धारित होते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर हमें यह भी पता चलता है कि इन असाइनमेंट में दिए जाने वाले नंबरों के आधार पर ही आप लोगों की वार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन होने की संभावना है। इसलिए इन असाइनमेंट इस नज़र से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलो बच्चों, चालू करते हैं। असाइनमेंट तैयार करने के लिए हमें आवश्यक सामग्रियों की आवश्यकता होती है। वे आवश्यक सामग्री हैं हमारे लिए पेन और पेज। लिखने के लिए हम लोग पेन काले और नीले पेन का प्रयोग करेंगे और अंडरलाइन तथा शीर्षक लिखने के लिए इन दोनों काले और नीले रंग के पेनों के अलावा किसी भी पेन का उपयोग कर सकते हैं। अब बात आती है असाइनमेंट की, असाइनमेंट पेज की। तो असाइनमेंट पेज के लिए असाइनमेंट पेज का उपयोग किया जा सकता है या A4 साइज़ के पेज का भी उपयोग किया जा सकता है। जिन बच्चों के पास इन दोनों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है वे बच्चे एक सामान्य से पेज पर भी लिखकर अपना असाइनमेंट अपने कक्षा शिक्षक के पास जमा कर सकते हैं। अब बच्चों, असाइनमेंट का प्रथम पृष्ठ किस प्रकार का होगा यह आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा एक इंग्लिश में लिखा हुआ और एक हिंदी भाषा में लिखा हुआ। तो जो बच्चे अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी पृष्ठ का उपयोग अपने असाइनमेंट के प्रथम पृष्ठ के लिए कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा इसमें क्या क्या लिखना है। जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2020-21 माह के स्थान पर सितंबर लिखा जाएगा आप लोगों के द्वारा। असाइनमेंट क्रमांक 1 लिखा जाएगा, कक्षा 12वीं और विषय होगा राजनीति शास्त्र। साला का नाम आप जिस संस्था में पढ़ते हो उसका नाम लिखा जाएगा। नाम में आप अपना स्वयं का नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, माताजी का नाम लिखेंगे। कक्षा 12वीं वर्ग जो भी सेक्शन में आप पढ़ते होंगे, रोल नंबर संस्था के द्वारा आप लोगों को आवंटित किया गया होगा उसे लिखेंगे। जमा करने का दिनांक जिस दिन आप अपना असाइनमेंट अपने कक्षा शिक्षक को देंगे उस दिन का डेट लिखा जाएगा और विषय शिक्षक का नाम लिखेंगे जो शिक्षक आपको राजनीति शास्त्र पढ़ाते होंगे। अब जो बाकी डिटेल लिखना होगा जैसे प्राप्तांक है अंकों में शब्दों में, शिक्षक का हस्ताक्षर, शिक्षक का नाम और पद वह स्वयं शिक्षक करेंगे। बाजू में आप लोगों को दिख रहा होगा विद्यार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पे आप अपना स्वयं का हस्ताक्षर करेंगे। शुरू में भी बताया जा चुका है कि पेन का प्रकार में लिखने के लिए आप नीले और काले बॉल पेन का प्रयोग करेंगे। शीर्षक और अंडरलाइन के लिए किसी भी रंग के पेन का प्रयोग किया जा सकता है। पेज के प्रकार भी बताया जा रहा है। इसमें 3 प्रकार के पेज आप लोगों को दिख रहे होंगे। इसमें से आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी पेज का प्रयोग लिखने के लिए कर सकते हैं। अब बच्चों, सबसे प्रमुख बात हमें यह देखना होगा कि हमें जो असाइनमेंट प्राप्त हुआ है वह माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा प्राप्त हुआ है। इसमें कौन कौन से प्रश्न दिए हुए हैं, सर्वप्रथम हम इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात अपने आंसरों को अपने असाइनमेंट कॉपी में लिखेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा दिए गए प्रश्न पत्र के आधार पर पहला प्रश्न है बच्चों, गुट निरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है।
आप इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं? अपने कथन के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए। उत्तर है बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व दो गुटों में बंट गया था। साम्यवादी विचारधारा जिसका नेतृत्व सोवियत संघ के द्वारा, और पूंजीपति विचारधारा जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया जा रहा था। इन दो भागों में विश्व बंट गया था। इस समय दोनों गुट एक दूसरे को मुकाबला करने के लिए सामाजिक प्रणाली तथा सैनिक गुट तैयार कर रहे थे। इसी समय वैश्विक पृष्ठभूमि पर बहुत सारे देश उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए थे। भारत जैसा देश भी इसी श्रेणी में आता है। उपनिवेशवाद से स्वतंत्र इन देशों ने स्वयं को दोनों समूहों से दूर रखते हुए एक समूह गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य नवीन देशों के हितों की सुरक्षा करना था। मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन का समर्थन करने वाले देश ना तो सोवियत संघ के साथ थे और ना ही संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमें यह देखना है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक है कि नहीं। इसके लिए जो तर्क दिए जाते हैं वह निम्नानुसार हैं। पहला पॉइंट है, जलवायु परिवर्तन को लेकर विभिन्न देशों के बीच विवाद होता रहता है। जैसे कि आप लोगों को मालूम भी होगा कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें विभिन्न देशों की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, विश्व में गुटबाजी की वजह से कई क्षेत्र आपस में बटे हुए हैं, जैसे मध्य पूर्व खाड़ी देश अफगानिस्तान। तीसरा बिंदु है शरणार्थी समस्या। विश्व में शरणार्थियों की भी समस्या आती है कि ये जो निवासी हैं वो किस देश के निवास करने वाले हैं, वास्तविक निवासी कहाँ के हैं, मूल निवासी कहाँ हैं। चौथा पॉइंट है बच्चों, एशिया प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन हेतु टकराव की स्थिति। वर्चस्व की लड़ाई होती है बच्चों इसमें। इस कारण से भी गुट निरपेक्ष आंदोलन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है। आतंकवाद का मुद्दा हो गया, नव साम्राज्यवाद के तहत राजनीतिक कूटनीतियाँ हो गई, ऋणजाल की राजनीति, साइबर हमले और अंतरिक्ष के प्रयोग की अंधाधुंध प्रतिस्पर्धा। यह असाइनमेंट में लिखा जाने वाला पहला प्रश्न है बच्चों। मैं जानबूझकर इन प्रश्नों को विस्तार से नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि अभी हमें सिर्फ असाइनमेंट लिख के भेजना है। जिन बच्चों को भी उपरोक्त में पूर्व में दिए गए वीडियो में इन सब बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है बच्चों, शीत युद्ध की प्रकृति लिखिए। उत्तर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। दोनों ही देशों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। इस बीच उन दोनों देशों के बीच में होने वाले युद्ध को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। शीत युद्ध की प्रकृति किस प्रकार थी उसका विवरण दिया गया है। शीत युद्ध दो महाशक्तियों के मध्य सर्वोच्चता के लिए होने वाला संघर्ष था। ये दो महाशक्तियाँ सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका थी। दूसरा बिंदु है, यह युद्ध मानवों की सोच, चिंतन, भावनाओं और मनोवेग से लड़ा जाने वाला था। मतलब वास्तविक युद्ध न होकर अप्रत्यक्ष युद्ध हो रहे थे। तीसरा था, शीत युद्ध वाक युद्ध था जो मानव मस्तिष्क से लड़ा जा रहा था। और चौथा और अंतिम बिंदु है, यह युद्ध हिंसात्मक शस्त्रों से न लड़कर कागज, पत्र पत्रिकाओं और संचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से लड़ा गया था। मतलब शीत युद्ध जो था वह प्रत्यक्ष युद्ध न होकर अप्रत्यक्ष युद्ध था और दो देशों के बीच लड़ा जा रहा था। और वे जो देश थे वे थे अमेरिका और सोवियत संघ। तीसरा प्रश्न है बच्चों, शॉक थेरेपी क्या थी? साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतर तरीका था।
इस प्रश्न का उत्तर है शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ आघात, चोट पहुंचाकर उपचार करना होता है। शॉक थेरेपी से अभिप्राय है कि धीरे धीरे परिवर्तन न करके एकदम से आमूल-चूल परिवर्तन करना होता है। शॉक थेरेपी के अंतर्गत सभी गणराज्य में परिवर्तन हेतु जल्दबाजी में निजीकरण और खुलापन मुक्त व्यापार पर बल दिया गया। इस थेरेपी के अंतर्गत राज्य की संपदा में निजीकरण किया गया, सामूहिक कृषि फार्म को निजी फार्मों में बदला गया और पूंजीवादी पद्धति से खेती प्रारंभ की गई। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के अपनाए जाने वाले तरीकों को रूसी गणराज्य ने भी अपने देश में अप्लाई किया, मतलब यह प्रणाली अपनाई, जिससे साम्यवादी विचारधारा में पूंजीवादी विचारधारा का समन्वय होने लगा। यह पद्धति 1990 में संयुक्त राज्य अमेरिका के आधार पर सोवियत संघ के द्वारा अपनाई गई थी। इससे संपूर्ण सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। इस क्षेत्र में जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों में बेच दिया गया। शॉक थेरेपी के कारण सोवियत संघ के गणराज्यों के अमीर और गरीब के बीच असमानता बहुत बढ़ गई। आर्थिक परिवर्तन पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाने लगा, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं की अनदेखी की गई। पहले लोगों को रियायती दर पे वस्तुएं उपलब्ध हो जाया करती थी, लेकिन इस थेरेपी के लागू हो जाने के बाद लोगों को रियायती दर पर वस्तुएं मिलना बंद हो गई और गरीबों का शोषण किया जाने लगा। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि साम्यवादी विचारधारा से पूंजीवाद की ओर जो शॉक थेरेपी सोवियत संघ के द्वारा अपनाई गई थी, वह बेहतर कदम साबित नहीं हुआ। चौथा प्रश्न है सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे? उत्तर सोवियत संघ के विघटन के निम्नलिखित कारण थे। पहला पॉइंट है कम्युनिस्ट पार्टी का लंबा कार्यकाल। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। इस सरकार ने लगभग सोवियत संघ पर 70 साल तक शासन किया। इतने लंबे कार्यकाल तक शासन करने के कारण इस पार्टी के लोगों में तानाशाही रवैया आ गया और इन लोगों का जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रह गई। एक तरह से कहा जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी का सोवियत संघ पर एकाधिकार हो गया। दूसरा पॉइंट में आते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही। कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से अधिक विशेषाधिकार प्राप्त थे, जिससे ये अधिकारी आम जनता का शोषण करने लगे और तानाशाही प्रवृत्ति अपनाने लगे। तीसरा बिंदु परमाणु हथियारों का निर्माण। सोवियत संघ के द्वारा अपने संसाधनों का प्रयोग परमाणु हथियार के निर्माण में व्यय किया जाने लगा, जिससे सोवियत संघ पे गहरा आर्थिक दबाव पड़ा और अर्थव्यवस्था कायम करने में सोवियत संघ नाकामयाब हुआ। चौथा बिंदु औद्योगिकीकरण में पिछड़ापन। सोवियत संघ के द्वारा औद्योगिकीकरण का विरोध किया गया और नवीन विज्ञान और तकनीकी विचारधाराओं का विकास नहीं हो पाया, जिसके कारण से कृषि के क्षेत्र में और तकनीकी के क्षेत्र में सोवियत संघ पिछड़ गया था। अब बात आती है जो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कार्य किए जाते थे वो पुराने तकनीकों के आधार पर कार्य किए जाते थे, जिससे उतना विकास नहीं हो पाया जितना विकास पश्चिमी देशों का हुआ। अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग, और अगला प्रश्न है भारत के द्वारा गुट निरपेक्षता को अपनाने के क्या कारण थे? यह मंडल के द्वारा दिया गया अंतिम प्रश्न है बच्चों। उत्तर है भारत के द्वारा गुट निरपेक्ष नीति अपनाने के निम्नलिखित कारण थे। पहला पॉइंट है गुट निरपेक्षता राष्ट्र हितों के अनुसरण। भारत यह कभी भी नहीं चाहता था कि वह किसी भी गुट में शामिल हो।
फिर वह चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका का हो या फिर सोवियत संघ का हो। भारत का यह सोचना था कि जो उनके साथ मैत्री करेगा वह उनके साथ मैत्री की भावना रखेंगे, साथ ही वह किसी भी गुट में शामिल होना भारत के लिए राष्ट्रीय हित में अनुकूल नहीं था। दूसरा है विश्व शांति की इच्छा। भारत की स्वतंत्रता के समय भारत 1947 में जब आज़ाद हुआ, विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध को समाप्त हुए 1902 वर्ष ही हुए थे। बच्चों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेके 1945 तक चला था और भारत को आज़ादी 1947 में मिली थी। मतलब विश्व युद्ध को समाप्त हुए केवल 2 ही वर्ष हुए थे। अमेरिका तथा सोवियत रूस का तनाव की स्थिति बनी हुई थी। शीत युद्ध प्रारंभ हो चुका था। इस स्थिति में भारत किसी तनाव में नहीं पड़ना चाहता था। इस कारण से भारत ने गुट निरपेक्षता को अपनाया। तीसरा बिंदु है विदेशी सहायता की आवश्यकता। भारत को आज़ाद हुए विश्व युद्ध के बाद 2 ही वर्ष हुआ था। भारत पिछड़ा हुआ देश था। आर्थिक अंग्रेज़ों के द्वारा 300 वर्षों तक आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, धार्मिक शोषण किया गया था। उन सभी का पुनर्निर्माण करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में धन की आवश्यकता थी और योजनाएं लागू की जानी आवश्यक थी। बिना विदेशी सहायता के यह कर पाना असंभव था। इसलिए भारत ने दोनों देशों से, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के साथ मित्रता बनाते हुए तटस्थता की नीति अपनाई। अगला बिंदु है बच्चों, भारत की भौगोलिक स्थिति। गुट निरपेक्षता को अपनाने के लिए भारत की भौगोलिक स्थिति भी एक तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि पश्चिमी विरोधी 2 प्रमुख शक्तियां जो हैं साम्यवादी देश को भारत की सीमाओं के पास है। इसमें एक तरफ चीन और दूसरी तरफ सोवियत रूस है। यदि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका का साथ देता या उस गुट में शामिल होता तो ये साम्यवादी देश भारत के विरोधी हो जाते, और यदि भारत साम्यवादी विचारधारा को अपने देश में लागू करता तो अमेरिका गुस्सा हो जाता। इन दोनों स्थितियों से बचने के लिए भारत ने तटस्थता की नीति अपनाते हुए गुट निरपेक्षता को अपनाया। अगला पॉइंट है घटनाओं का निष्पक्ष तथा स्वतंत्र मूल्यांकन। भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहता था। इसका स्पष्ट कारण है, यदि भारत किसी एक गुट में शामिल हो जाता तो वह किसी भी घटनाओं का निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं कर पाता और ना ही वह स्वतंत्र निर्णय दे पाता। भारत की प्राचीन परंपरा के अनुसार हम कभी भी कमज़ोर पक्ष का ही मदद करते आए हैं और हमने बड़ी साम्राज्य का विरोध किया है। इस प्रश्न का अंतिम बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास होना। सम्मान बढ़े, यह भारत की इच्छा है। सम्मान बढ़े, भारत की यह इच्छा है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गतिरोधों को दूर करते हुए गुटों के मतभेदों को बढ़ाने की बजाय भारत ने हमेशा यह प्रयत्न किया है कि वह विश्व शांति के लिए अपना भरपूर योगदान दे सके। ठीक है बच्चों, इस प्रकार यह वीडियो समाप्त होता है। आप लोगों को एक बार और बता दूं बच्चों कि यह असाइनमेंट जो है यह भविष्य में होने वाली वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि असाइनमेंट में उन्हीं प्रश्नों को दिया जाता है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए इन सब असाइनमेंट को आप लोग बहुत ही अच्छे से और सुंदर और आकर्षक ढंग से बनाइए, ताकि आप लोगों को असाइनमेंट में अधिक से अधिक नंबर प्राप्त हो सके। आपका दिन शुभ हो बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।